कैसा है? जैसा ही ज्वर आता है। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी तो समय पे नहीं लेती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक। दुबली होती जा रही है। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। ये तो प्रसन्नता का विषय है कि वो वहां जाकर व्यस्त है। यहाँ रहकर उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की। वहां जाके उन्होंने कई बड़े काव्यों की रचना की। अभी 2 वर्ष पहले एक व्यवसायी ने मुझे मेघदूत और कुमार संभव की प्रतियां दी। उन्होंने बताया कि उनकी एक रचना बहुत चर्चित है, उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। जो तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है कि उन्हीं व्यवसायियों को मुंह से और भी तो कई बातें सुनी। व्यक्ति जब उन्नति की ओर जाता है तो उसके साथ बहुत सारे अपवाद भी जुड़ते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना तो ये भी है कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु उनका जो आग्रह था जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। मैं उनके संबंध में कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्ति और वो असाधारण। उनको किसी असाधारण का ही साथ मिलना। सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी है। हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पड़ेगा। मैंने कहा ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। ग्लानि? इसके विपरीत मुझे ग्लानि होती अगर मैं उनके पद की बाधा बन जाती। आपके कहने पर मैंने उन्हें जाने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो कितनी बड़ी क्षति होती। ये तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का ये रूप ना होता। मेरे जीवन को क्या? पहले माँ काम करती थी, अब वो अस्वस्थ है तो उसकी जगह मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। इतना ही अंतर। मैं माँ को औषध लेकर आती हूँ। माँ, औषध खा लो। ठंड लगने को तो चद्दर और उड़ा दो क्या? लगता है आज फिर बाहर से कुछ लोग आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज के कर्मचारी हैं। तो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी है जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। जानती है इस विषय में माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि ये लोग जब आते हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, कभी अकाल। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? इसके विपरीत जो हुआ वो अच्छा ही। आजकल हवा में कितनी नमी रहती है, घंटों तक हवा भी नहीं। परंतु नहीं कैसे? क्या हुआ आर्यन जी? आप गुस्सा इतनी तेजी क्यों हो? अभी मैंने एक और आखिर को घोड़े पर जाते देखा है। माँ की तरह आपको भी आशंका होती है। वो एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वो स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राशि वेशभूषा में और उन्हें कोई पहचान ना पाए, निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं भी जाकर देखता हूँ। राज्य के कर्मचारी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। वो आए, पर्वत शिखर की ओर गए हैं।
उसके भरे तोरे नैन नैन। आज वर्षों के बाद तुम लौट के आए। सोचती थी जब तुम आओगे तो वैसा ही दिन हो, चारों ओर मेघ घिरे हो और मैं वर्षा में भीग कर तुमसे कहूंगी कि देखो देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। जल्दी से आते हुए व्यवसायियों से मैंने कितनी कितनी मिन्नतें करके ये रचनाएं मंगाई। तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां में गाकर सुनाऊं और पर्वत शिखर पर जब घंटे की प्रतिध्वनि सुनाई दी तो तुम्हारे हाथों में ये पृष्ठ रखकर बोलूंगी कि देखो देखो ये पृष्ठ मैंने अपने हाथ से बनाकर तुम्हारे लिए सिए। तुम इन पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना कर जब लिखोगे तो मुझे लगेगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है, मेरा भी कोई अधिकार। तो आज तुम्हारे तो वातावरण भी कुछ और सोच नहीं पाती। तुम भी वो हो या मैं इस समय देवी मलिका के सामने खड़ा हूँ। आपको देवमातृगुप्त के अक्षरों का देवमातृगुप्त को ऋतुसंग, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवि, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देवमातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहेता परम विदुषी देवी प्रियंग मंदिरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती है। हम उनके अनुसार आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। आप जिन रचनाओं की बात कर रहे हैं उनके प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि देवमातृगुप्त वे गुप्त राज की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और राजमहिषी मुझसे मिलने आई। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपदेशगिरी वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासी। समझता हूँ यहाँ आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। तो उस स्थिति में इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाह से सूर्य किरणें सीधी इस पर पड़ती है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ? मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे क्यों का कोई उत्तर नहीं है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं। कुंभों को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात, कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। और ये बात
चाहिए। क्यों? अरे ये शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? अरे ये तो मुझे याद है। यह याद है, ऐसा प्रमाण है। हाँ तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। तो संदिग्ध विषय होने से ये वस्त्रों को भी यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी नहीं रहने दिया जाए। ये चूल्हा यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ है कि आसपास के सारे वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत सा धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। भाइयों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। चूल्हे को ना हटाया जाए। तो अब तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में तो कुछ भी शेष नहीं। हाँ, अभी शेष है। क्या? ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ। तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? अरे क्यों का कोई उत्तर नहीं है। फिर भी? अरे पहले मैंने तुमसे कहा। परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। तो इसे हटा दो। तुम हटा दो। तो रहने चारों ओर एक दृश्य और था। हाँ, चारों ओर एक दृश्य और था। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हो गया यहाँ। कौन बात? हाँ, पूरा हो गया ना? क्यों ना थी? हाँ, पूरा हो। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष। तो बस दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी तिरंगू मंत्री बाहर पहुंच चुकी हैं। देवी बाहर पहुंच चुकी है, तो चलो अनुस्वार। हाँ, चलो। आइए पधारिए। ये इस प्रदेश की सबसे साली, सबसे नीनी और सबसे भोली लड़की। आओ आओ अंबिका, मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा करता हूँ। देवी, यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजकुमारी। मल्लिका, देवी के बैठने के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? हमारी माता, आप विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। लेकिन आपके लिए आसन? उसकी चिंता ना करें, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने ये दूसरी बात। और वास्तव में कुलीनता इसी को कहते हैं। बड़े कुछ की निशानी ही यही है। आप विश्राम करें, मैंने आपको बहुत पहले ही थकाया। मुझे थकाया आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? आप दिन भर मुझे खाई से पर्वत शिखर पर और पर्वत शिखर से खाई में जाने को कहती रहे, फिर भी मैं नहीं थकूंगा। मेरा शरीर लोहे का बना है, लोहे का। मैं आत्मश्लाघा नहीं करता, पर हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं स्वयं गौओं के पीछे 10-10 योजन तक दिन भर घुमा हूँ। और मुझसे कोई पूछे कि संसार में सबसे कठिन कार्य कौन सा है, तो मैं तो कहूँगा पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक गया तो देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे। जाकर एक बार आप उन्हें देख लीजिए। अब मैं पशु देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखिए, मैंने तो अपने सारे पशु वर्षों पहले बेच दिए। और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि
क्या अच्छा अच्छा, अंकल यहाँ आपकी प्रतीक्षा करेंगे। मैं चलता हूँ, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्थाएं करनी है। अरे मलिका, देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, वरना ये ऐसे ही करी रहे। आप चले, यहाँ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाला चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। सचमुच बहुत सुंदर, जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम अपरिचित नहीं लग रही। आप बैठ जाती तो मैं नहीं, मैं बैठना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती। उन्होंने कई बार तुम्हारे इस घर की चर्चा की। जिन दिनों वो मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों भी यहाँ का स्मरण किया गया था। और यह था कि दूसरे मार्ग से भी जाने से अधिक सुविधा थी। आप यहाँ मैं समझ नहीं पा रही किस प्रकार आपका आतिथ्य था। आप बैठ जाती तो मैं अतिथि की बात मत सोचिए। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई, संभवतः वो भी ना आई, परंतु विशेष आग्रह के साथ मैं अतिथि यहाँ लाई। मैं भी एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके लिए इस दौर में आई, चाहती थी कि मैं यहाँ से कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। प्रदेश का वातावरण? हाँ, यहाँ से बहुत पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी प्यारी सुंदरता है। परंतु यहाँ आकर मुझे तुमसे स्पर्धा हो रही है। आप कुछ दिन यहाँ ठहर जाती तो हमारा सौभाग्य होता। संभवतः आपको आवश्यकता होगी, किंतु इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी नई है कि वहाँ से एक दिन भी दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासक का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, और हमको तो और भी है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। क्यों? वही सौंदर्य की भी मेरी चर्चा है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है? इसीलिए मुझे तुमसे स्पर्धा हो रही है। इस सौंदर्य का सहज उपयोग केवल हमारे लिए सपना। बैठ जाओ यहाँ मेरे पास। जी मैं यहीं बैठ जाती हूँ। लगता है गाँव प्रदेश में रहते हुए तुम्हें साहित्य से अनुराग। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास। अब वो मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। जी मैंने उज्जैनी से आते हुए ईसाइयों से मंगवाई। मैं समझ चुकी हूँ और उनसे जान चुकी हूँ कि तुम उनकी बचपन की संगरी रही। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा वो स्वाभाविक वे भी जब तब यहाँ की चर्चा करते समय आत्मविस्मृत हो जाते हैं। और कई बार राजनीति से मन उखड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में उनके मन को संतुलित बनाए रखने में बहुत प्रयास करते हैं। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक क्षण का बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक क्षण भी चुप हो जाए तो बहुत अनिष्ट हो सकता है। साहित्य उनका पहला चरण था, अब ये दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं और मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि कहीं उनका पढ़ा हुआ चरण पीछे ना रहे। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पर तुम ऐसा नहीं समझ। मैं राजनीति के विषय में ज्यादा नहीं जानती। तुम ग्राम प्रदेश में रही हो ना, बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ से कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये इसलिए कहा था कि उन्हें अभाव का अनुभव ना, इसे कई बार क्षति वो व्यर्थ में धैर्य खो देते, जिससे समय भी जाता है और सकते। मैं नहीं चाहती कि उनका समय किसी कारणवश नष्ट हुआ, इसलिए मैं
कुछ चीजें अपने साथ ले जाए। कुछ हरी सामक जाएंगे जिसे हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। कुछ यहाँ की औषधियाँ उद्यान के लिए तथा क्रीड़ा शहर के लिए आसपास के प्रदेश में भी लगवा दी जाएगी। माधुर और उनके परिवार भी हमारे साथ जाए। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी वहाँ ले जाकर शिक्षा देंगे और मुझे लगता है कि इससे अंतर पड़ेगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर की ये बहुत जर्जर है। इस घर का बड़ी संस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं अपने अष्टपति को कहकर आदेश दे जाऊंगी। हमें ऐसे घर में रहने की अभ्यास, इसलिए असुविधा नहीं हो। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का बड़ी संस्कार हो। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों से इस घर के साथ संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन निर्माण का आदेश दे दिया और अष्टपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी जाकर सुरक्षा सेवाएं लाकर इस कार्य को आरंभ करें। पर खेद है कि मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल आगे की यात्रा आरंभ कर देंगे। मलिका, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? कहीं तुम ऐसे सूत्र से नहीं बंधी हो कि तुम? मेरी माँ है यहाँ। माँ? अरे ये कोई बाधा है? माँ के साथ भी चलने की व्यवस्था हो सकती है और हमारे अष्टपति यहाँ रहकर तुम्हारे घर के परे संस्कार करती रहेंगे और तुम मेरे साथ मेरी संगड़ी के रूप में रहोगे। मैं खुद को इस गौरव का अधिकारी नहीं समझती, परंतु मैं तुम्हें इसे कहीं अधिक की अधिकारी समझती। हमारे राज्य से 2 अष्टपति यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा। तुमने देखा? देखा तो तुम उन दोनों में से जिसे भी अपने योग्य समझो उसे तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को अपने योग्य नहीं समझते, परंतु राज्य में 2 ही नहीं और भी अधिक अधिकारी। तो मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए देवी। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि मेरा भी अपना घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में ये कल्पना नहीं है क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो, क्यों गई? क्यों? मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। ये घर में काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ और तुम कहती हो कि मैं किसी आने वाले से बात भी न करूं। माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हारी अपेक्षा मैं अधिक स्वस्थ। ये घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवती। जब मेरे हाथ चलते थे तो मैं सदा इसे लीपती बुहाती थी। इस घर की हर वस्तुएं इस तरह टूटी गिरी सी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी की टूटी सी पड़ी रहते हैं और वो सब इसलिए कि मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मलिका, तुम मेरे साथ चलते तो ऐसे ही समस्या सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है कुछ न कुछ कर जाऊंगी। अपने अष्टपति को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराने। नहीं, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ। अगर इसमें असुविधा है तो कोई बात नहीं। मैं कल की यात्रा आरंभ करने से पहले कुछ आवश्यक कार्य पूरा करना चाहती हूँ। वो पर्वत शिखर की ओर गए थे, इसी बीच में इधर चली आई घूमने के लिए। अच्छा, ठहरो राजवधू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ कि हम लोग। मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। मुझे जो सहायता बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुजन मेरी प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए अब मैं मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इसी में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? राज के
अस्थपति से घर के भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। माँ, राजवधू की अपनी दृष्टिकोण है, उसके लिए हम किसी और को उत्तरदायी कैसे समझ सकते हैं? परंतु राजवधू के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो किसी के इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई होगी। माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ, आज वो शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे बड़ा और तुम्हें क्या उपाय चाहिए? माँ, इस प्रकार क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? तो सारा ग्राम हमारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पंगुली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, और किसी के जीवन में ये अवसर कहाँ आता है? यही अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा उपहार हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा पाता? चलो मैं चलकर स्वयं सबको कह देती हूँ, सारे ग्राम में घोषणा कर देती हूँ। हमारे दुख और का कितना बड़ा उपहार लाए हैं कि राज के अस्थपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। चलो चलो बैठ जाओ अंबिका, बैठ जाओ। आज ग्राम को तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं था। ग्राम के लोग आज बहुत व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए कई प्रकार के भोज्य और पान की सामग्री जुटानी है। उस सामग्री में यहाँ के पत्थर भी बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्यविलो। यह अलग बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है कि फिर कोई पत्थर शेष ना रहने दे और तुम्हारी भावना का आधार ही ना रहे। ग्राम में आज बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं तक की चिंता नहीं कर रहे हैं। उन्हें बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए कई प्रकार की सामग्रियां जुटानी है। उन सामग्री में कुछ हरित नामक भी है जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है। सच नहीं है, किंतु इंद्र वर्मा और विष्णु दत्त को स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया है कि उस आदेश का कुछ और अर्थ होगा। और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्याएं हरिण शावकों से खेला करेंगी? यह उज्जैनी से आए कलाकार उसकी अनुकीर्तियां बनाते फिरेंगे। ये भी एक मनोरंजक विषय है कि राजधानी से आए हुए कलाकार आज यहाँ के हरेक वस्तु की आकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, कोई पत्ता या कोई तिनका भी शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकीर्तियां बनाकर नहीं ले जाएंगे। उसका भी कुछ और अर्थ होगा। हाँ, अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे लोग यहाँ के हरेक वस्तु को विचित्र रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्रता के उदाहरण हैं। मैं तो उनके सूक्ष्म और सामर्थ्य दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि जो जहाँ वैचित्र नहीं है वहां भी वैचित्र देख लेते हैं। एक कलाकार को मैंने धूप में खड़े होकर अपनी ही आकृति की बनाते देख लिया। यहाँ उन्हें उस धूप में अपनी आकृतियां अवश्य और सी लगती होगी। वो कौन सी राक्षसी है जो हर किसी को उसकी छाया से पकड़ लेती है? काश कि मैं वो राक्षसी होती जिससे कि मैं माँ तो चुप रहो। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है आर्यविलो। इस समय माँ को विश्राम की आवश्यकता है। अंबिका को तुम अंदर ले जाओ।
ग्राम का उत्सव और कोलाहल उनके मन को और अशांत कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं कि वे लोग चले भी जाएंगे। वो आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि अंबिका भी जीवित है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके कारण दूसरे हैं। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, खास तौर से तब जब उसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, क्या उसे एक बार आना नहीं चाहिए? अरे विलोम, मैंने आपसे कहा कि माँ को आराम की आवश्यकता है। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूं कि इसके कारण दूसरे हैं और अंबिका भी उन कारणों को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अंबिका के मन में रहती है, तो मैं मुंह से कह देता हूं। मेरा यहां आना कर रहा है, मैं जान रहा हूं, किंतु मैं कुछ देर के लिए और यहां रुकना चाहता हूं। आशा करता हूं कि वो कुछ देर के लिए रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं उससे कुशल क्षेम पूछी, मेरी उससे पुरानी मित्रता जो मेरी। अरे विलोम, आप उनसे मिलना चाहते हैं, उसके लिए यही स्थान तो उचित नहीं है। किंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम इसी स्थान पर मिले थे। वर्षों के बाद इसी स्थान पर मिलने से अनुभव ही नहीं। अरे विलोम, यहाँ ठहरने का हट मत कर दे। ये मेरा घर और मैं नहीं चाहती कि इस समय आप यहाँ उपस्थित हो। माँ इनसे बोलो ना ये यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती कि इनकी बातों से कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जिसका प्रभाव तुम्हारे स्वास्थ्य पे पड़े। अरे विलोम, मैं कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाए। अरे विलोम, आप नहीं जानते। चला जाता हूं, लेकिन मेरा यहां रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है ये जान सकता हूं। क्यों अंबिका, मेरे यहां रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैं जानती थी, आज नहीं तब से जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु अब नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके विषय में मैं बिल्कुल सही सोचती थी। जीवन एक भावना, कोमल भावना, बहुत कोमल। किंतु मुझे बहुत दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, और अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ही ओर से थी, फिर समाज की समान से मित्रता होती है। अरे विलोम, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा? फिर तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन किया करो। मैंने अभी नया मधु निकाला है और तुम्हें अगर आवश्यकता हो तो हमारे पास पर्याप्त मधु उपलब्ध है। आर्य विलोम, आप जा सकते हैं। ऐसा भी अगर कहीं मधु की आर्य आवश्यकता विलोम, उसके लिए उनके सब
तुम्हें कुछ मत कहूँ।